दोस्तों आपको तो पता ही होगा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने एलिगेशंस लगाए इंडिया के स्पाई एजेंसीज के ऊपर कि आपके हरजीत सिंह निजाट की डेथ के पीछे उनकी किलिंग के पीछे इंडियन एजेंसी का हाथ है। हालांकि इंडिया ने इसको साफ साफ डिनाई किया, लेकिन आज एक अलग से ट्रुथ हम डिस्कस करने वाले हैं, एक काला सच डिस्कस करने वाले हैं जो कि कनाडा के बारे में है और नॉट ओनली कनाडा, वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में है। जी हाँ, आप यहां देख रहे हैं फाइव आईज। इसका क्या मतलब है? ये फाइव आईज क्या है और क्या रोल है इस कनाडा के जो एलिगेशन लगाना है इंडिया के ऊपर इस पूरे मैटर के अंदर। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या होता है जब कोई नेशन या कोई ग्रुप इस लेवल पे पहुंच जाए कि वो अपनी सिटीजन की प्राइवेसी का भी ध्यान ना रखते हुए उनके ऊपर भी सर्विलेंस करना स्टार्ट कर दें। एक्चुअली ये शेमफुल टास्क जो है सामने आता है फाइव आइज की तरफ से। देखने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली ये क्या है। तो सवाल यहाँ पे है, हु आर द फाइव आइज? अब सवाल तो समझ आ ही रहा है। फाइव आइज मतलब कोई ना कोई पांच ऐसे नेशन, कोई एजेंसी, कोई ग्रुप, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि इसी लेवल पे सर्वेलेंस कर रहा होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है। चलिए ये क्या है? ये फाइव आई जो है आपका एक मल्टीलेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें 20 डिफरेंट एजेंसीज जो हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन ये 20 डिफरेंट एजेंसी जो काम कर रही हैं, ये है पांच इंग्लिश स्पीकिंग नेशन से एजेंसी। जी हाँ, ये एजेंसी कहाँ से आती है? फाइव इंग्लिश स्पीकिंग नेशन। कौन से नेशन है इसमें? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएस। मैं आपको ये भी बताऊंगा इस सेशन में कि ये एजेंसी कैसे काम करती है, इन्होंने कैसे वर्ल्ड को डिवाइड किया हुआ है, कैसे ये एक्चुअली अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती हैं, किस तरीके का सर्विलेंस और किस डीप लेवल तक ये सर्विलेंस करती हुई नजर आती हैं। तो देखिए, ये जो फाइव आईज का ग्रुप है, ये क्या करता है? ये अलग अलग एरियाज के अंदर इंटेलिजेंस को गैदर करता है और एक दूसरे के साथ में उसको शेयर करता है। मतलब इसमें कुछ सिटीजन की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। अब सवाल ये है कि ये जो ग्रुप है फाइव आईज का, ये ग्रुप आखिर बना कैसे? मतलब हाउ डिड दिस अलायंस केम इनटू द एग्जिस्टेंस? देखिए, ये टाइम होता है वर्ल्ड वॉर टू का, और वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे आपको पता है यूएस और यूके ये दोनों अपने एक अलायंस में थे। ये दोनों चाहते थे किसी भी तरीके से वर्ल्ड के ऊपर जीत हासिल की जाए। जापान इनका एक टारगेट था, किसी भी तरीके से जापान को रोक दिया जाए, स्टॉप किया जाए, आगे बढ़ने से रोका जाए। ये प्रोसेस जो है चलता जा रहा था। उसी के बीच में यूएस और यूके इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सोवियत यूनियन को जो थ्रेट था वो काफी बढ़ रहा था, और उसको रोकने के लिए इन्होंने एक अलायंस किया। क्या अलायंस था? कि जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होंगी ये एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। अब आप सोच के देखिए, लैंग्वेज इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, लैंग्वेज एक नेशन को दूसरे नेशन से इतनी ज्यादा क्लोज लेके आती है, जो इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज है। वैसे आपको मैं बता दूं, जब आप रेवोल्यूशन पढ़ते हो और अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूएस का जन्म हुआ है ना, वो हुआ ही ब्रिटेन की वजह से है, यूके की वजह से है। वहां के नागरिक जो है उनको वहीं पे छोड़ा जाता है यूएस के जंगलों में, और वहां से यूएसए स्टार्ट होता है हार्ड सिस्टम के साथ में। आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले ग्रुप जो है यूएस और यूके के बीच में अरेंजमेंट के साथ स्टार्ट होता है। अब ये अरेंजमेंट जो है वो सेकंड पार्टी तक एक्सटेंड की जाती है लेटर ऑन। आपको पता होना चाहिए कनाडा जो है 1948 में इस डिस्कशन को ज्वाइन करता है। दिस ग्रुप केम इनटू एक्जिस्टेंस अराउंड 1945, जिसमें यूएस और यूके दोनों एक दूसरे के साथ में इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। फिर 1948 में कनाडा इस ग्रुप को ज्वाइन करता है। लेटर ऑन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इन 1956 दे आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। और अब यहाँ पे क्या होता है, ये ग्रुप इतना सीक्रेटली बनाया जाता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ये एक्नॉलेज नहीं करता टिल 1999 कि ऐसा कोई ग्रुप भी एग्जिस्टेंस में है। फर्स्ट जो ऑफिशियल पब्लिक रिलीज देखने को मिलता है इस ग्रुप का, वो होता है 2010 में। मतलब इस ग्रुप के बनने के लगभग 60 साल बाद पब्लिक ऑफिशियल्स आके कहते हैं कि हाँ ऐसा कोई ग्रुप है जिसमें पांच नेशन एक दूसरे के साथ में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। देखिए, इंटेलिजेंस शेयर करना अगर एथिकल होता, मतलब अगर ये एथिकल तो है, लेकिन अगर ये एथिकल वे से इंटेलिजेंस को शेयर कर रहे होते तो मुझे नहीं लगता 1945 से लेके अगले 60 सालों तक आपको इस ग्रुप को हाइड करने की रिक्वायरमेंट थी। नौबत इस लेवल तक भी आ जाती है कि इनिशियली जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कोई बनता है तो उसको पता भी नहीं होता कि ऐसा कोई ग्रुप है। पीएम बनने के बाद में ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं, उस इंडिविजुअल को पता लगता है कि ऐसा कोई ग्रुप है। मतलब ये हुआ कि अपोजिशन पार्टीज या फिर दोज कैंडिडेट जो कि फाइटिंग इलेक्शन फॉर बिकमिंग पीएम, उस लेवल के बंदे तक को ये नहीं पता होता कि ऐसा कोई सीक्रेट एजेंसी है या सीक्रेट ग्रुप है जो इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। देखिए सिचुएशन क्या है।
1946 यूएस और यूके एग्री होते हैं। क्या स्टेप होते हैं इस ग्रुप के डेवलप होने के? यूएस और यूके एक अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर बात करते हैं फॉर फॉरेन नेशंस। कोई भी फॉरेन नेशन होगा उसके लिए अनरेस्ट्रिक्टेड हम डिटेल शेयर करेंगे। यूएसए जो है आपका वो लीड करता है किसके थ्रू? एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू। यूके की बात करें तो गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर से यूके यहाँ पे लीड कर रहा होता है। फिर आता है कनाडा की बारी। कनाडा 1948 में इस ग्रुप को ज्वाइन करता है और आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट एक ग्रुप है, इंटेलिजेंस एजेंसी है कनाडा की, जो इसमें पार्टिसिपेट करती है। नाउ इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑस्ट्रेलियन सिग्नल डायरेक्टोरेट और न्यूजीलैंड की तरफ से गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ब्यूरो, ये सब इंटेलिजेंस एजेंसी पार्टिसिपेट करती हैं। इनिशियली अब तो इन्होंने अलग-अलग इंटेलिजेंस एजेंसी बना चुके हैं और वो इंटेलिजेंस एजेंसी अलग-अलग लेवल पे काम करके टोटल 20 इंटेलिजेंस एजेंसीज पे काम कर रही है। 1948 में तो कनाडा ने ज्वाइन किया था, 1956 के अंदर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसका पार्ट बन जाते हैं। फिर प्रोसेस आता है कि ये नेटवर्क आखिर वर्क कैसे करता है? मतलब क्या ऐसा है कि रैंडम जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो एक दूसरे से शेयर करेंगे या फिर कोई डिवीजन हो रखा है? चलिए एक डिवीजन है। क्या डिवीजन है? यूएस जो है वो रिस्पांसिबल है रशिया के लिए, नॉर्दर्न चाइना के लिए एंड मोस्ट ऑफ द एशिया एंड लैटिन अमेरिका के लिए। और आपको मैं बता दूं, हैरानी की बात यह है कि आज जो कनाडा ने एलिगेशंस लगाए हैं इंडिया के ऊपर, दिस इंटेलिजेंस वाज शेयर्ड बाय ऑफिशियल्स ऑफ यूएसए। यहाँ के जो यूएसए के जो आपके बेसिकली राजदूत हैं, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन शेयर की है कि यस, कुछ ऐसे एलिगेशंस, कुछ ऐसी सीक्रेट थे जो यूएस ने शेयर किए कनाडा को। हालांकि फाइनल अथॉरिटी कनाडा थी जो डिसाइड करना था कि आपको नाम लेना है या नहीं लेना। यस, जो पुश मिला है वो यूएस की साइड से मिला है। तो यूएस का क्योंकि एशिया के ऊपर भी होल्ड है, रशिया पे भी है और लैटिन अमेरिका पे भी है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाती है तो ऑस्ट्रेलिया कवर करता है सदर्न चाइना को, इंडो चाइना और उसके क्लोज जो नेबर हैं जैसे कि इंडोनेशिया। अब यूके की बात आती है तो यूके के पास में अफ्रीका, वेस्ट यूराल के सोवियत यूनियन वाला पार्ट और न्यूजीलैंड की जब बात की जाती है तो यहाँ न्यूजीलैंड जो रिस्पॉन्सिबल है वो है वेस्टर्न पैसिफिक के लिए। कनाडा जो है वो कुछ आर्कटिक वाला रीजन एज वेल एज रशिया का कुछ पार्ट भी कनाडा हैंडल करता है। अब देखिए यहाँ पे क्लोजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्लोजनेस को बढ़ाने के लिए और एक बेसिकली कोऑपरेशन को इंक्रीज करने के लिए सितंबर 2016 में यहाँ पे एक एजेंसी अनाउंस की जाती है। फाइव आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल बनाई जाती है। ये काउंसिल का काम क्या है? काउंसिल का काम ये है जो भी इंटेलिजेंस गैदर होती है ओवरसाइट करना, उसको देखना कि किस टाइप की इंटेलिजेंस गैदर हुई है, कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे ये इंटेलिजेंस हमें काम आ सकती है इन पांचों नेशन की सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए। और सिंपल सा रीजन, इसके अंदर सिंपल सा रीजन जो था, लॉजिक जो था, वो सिर्फ यही था कि इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है वो करना है और लैंग्वेज एक कॉमन लिंक होगा हमारा। अब 2016 में आप सोच रहे होंगे सर जब सीक्रेटली काम चल ही रहा था तो 2016 में इतना जाके एक एजेंसी बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी? देखिए, शुरू में तो इनका टारगेट ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हमें हैंडल करना है, उसके बाद में हमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि दे वर थिंकिंग कि यूनिपोलर वर्ल्ड बनेगा। बट लेटर ऑन आपको पता है कि एक तो यूएसएसआर, रशिया, जब रिस्पांसिबिलिटी यूएसएसआर की रशिया पे आती है तो रशिया अपने हैंड्स डाउन नहीं करता है। इसके बाद में 2010 तक आते-आते चाइना अपने आप में एक अलग से पॉलिटी डेवलप करना स्टार्ट कर देता है और उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ से एक प्रेशर आना शुरू होता है इस ग्रुप के ऊपर कि देखिए, जो इंटेलिजेंस हम गैदर कर रहे हैं उसमें चाइना के ऊपर हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाई ये जो ऑपरेशंस हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अब आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए किसके ऊपर? थोड़ा-सा क्वाड्रिलेटरल ग्रुप के ऊपर जाइए। क्वाड्रिलेटरल ग्रुप जो है उसमें भी क्या है? यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है। ये तो वही नेशन है जो फाइव आइज नेशन के अंदर आते हैं। इसके अलावा हमारे पास जापान और इंडिया आ जाते हैं। इंडिया और जापान को यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके क्योंकि ये 2 ऐसे पावर हैं एशिया के अंदर जिनको कि प्रमोट होते हुए देखा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए जो है हमारे फेवर में है। यूएसए किसी भी कंट्री के कभी भी फेवर में नहीं रहा, इसलिए इंडिया को बड़ी अच्छी तरीके से अपने स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया? कंसर्न क्या है इसका? देखिए ग्रुपिंग भी हो गई। ग्रुपिंग का कंसर्न ये है, alliance was embroiled as a major controversy in 2013. कैसे? एडवर्ड स्नोडन, ये कौन थे? ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के कॉन्ट्रैक्टर थे। इन्होंने ये बोला कि ये जो ग्रुप है, ये आप मान के चलो इतनी अथॉरिटी हमें प्रोवाइड करता है। इन्होंने डिस्क्राइब किया सुपर नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन दैट डज नॉट आंसर टू द लॉज ऑफ इट्स ओन कंट्रीज। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो स्पाई हैं, एजेंट हैं, उनको इतनी ज्यादा पावर मिलेगी कि वो अपने
कंट्री के जो लॉ ऑफ द लैंड हैं उनको भी आंसरेबल नहीं है, एंड दैट इज द बेसिकली ओरा ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। इन 2013 जैसा मैंने बताया कि कनाडा की कोर्ट ने भी इवन क्या बोला था कि सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस फॉर यूजिंग लाइंस टू मॉनिटर द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ द कैनेडियन टेरर सस्पेक्ट ओवरसीज। कनाडा की कोर्ट ने भी सवाल उठाया था कि आप किस तरीके से अपनी इंटेलिजेंस को दूसरे लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो। इवन यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उनकी सर्विलेंस भी यहाँ पे की जाती है इस एजेंसी के थ्रू। दैट इज़ रियली डेंजरस, क्योंकि ये हमारी पर्सनल जो राइट्स है ना, जो हमारी राइट टू लाइफ है, राइट टू प्राइवेसी है, उसको हैम्पर करते हैं। एंड वी डोंट नो कि ये एजेंसी कितने लेवल तक सर्विलेंस इवन इंडिया के अंदर भी करती जा रही है। लोगों का क्या मानना है कि क्या कनाडा अकेले ही इस लेवल पे पहुंच सकता है? क्या कनाडा अकेले ही एलिगेशन लगा सकता है, या फिर ये फाइव आइज ग्रुप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें? इस सेशन की पीडीएफ को आप कपल फर्दर्स फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड हियर इज माय इंस्टा हैंडल, यू कैन फॉलो मी, एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।